Hello students, commencing with today's lecture. Today we are starting with very first chapter, that is basics of demand and supply and forms of market competition. In this chapter we are going to discuss about demand, supply and how price affects this two, that is demand or supply. Also we are going to discuss about the elasticities and about the forms of market. So स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे? फर्स्टली अबाउट डिमांड और कैसे आपका प्राइस फैक्टर कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है. सेकेंडली हम स्टडी करेंगे सप्लाई और कैसे प्राइस प्रोड्यूसर को अफेक्ट करता है. इन शॉर्ट वेरी बेसिक सी चीज़ क्या है इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में जब भी हम डिमांड स्टडी करेंगे, डिमांड क्या करता है? डिमांड स्टडी करता है कंज्यूमर के परचेजिंग बिहेवियर को और सप्लाई क्या स्टडी करता है? प्रोड्यूसर के सेलिंग बिहेवियर को. सो मूविंग अहेड टूवर्ड्स द मीनिंग ऑफ डिमांड. डिमांड क्या है? डिमांड का मतलब क्या होता है? सो डिमांड एज पर इकोनॉमिक्स, डिमांड क्या है? डिमांड इकोनॉमिक्स का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है दैट डिमांड मीन्स डिज़ायर ऑफ अ इंडिविजुअल. डिमांड मीन्स क्या? डिज़ायर ऑफ अ इंडिविजुअल. डिज़ायर मतलब क्या? किसी भी पर्सन की इच्छा, किसी भी पर्सन का वांट. सो डिमांड स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट डिमांड मतलब किसी इंडिविजुअल का डिज़ायर. सिर्फ डिज़ायर नहीं, इसमें एक और फैक्टर ऐड होगा. वो फैक्टर क्या है? विलिंगनेस टू पे. विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या है? पे करने के लिए रेडी होना फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. जब आपको किसी गुड या सर्विस की डिज़ायर है, यानी कि आपको उस चीज़ की इच्छा है, आप उसे परचेज़ करना चाहते हो, प्लस जब आप उस कॉमोडिटी के लिए या उस सर्विस के लिए प्राइस पे करने के लिए रेडी हो, तभी आपकी उस डिज़ायर को डिमांड कहा जाता है. अगर आप किसी कॉमोडिटी या किसी सर्विस के लिए प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं हो तो आपका डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगा. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर पर बैठे बैठे वी ऑल आर बोर. मैंने ऐसा सोचा कि आफ्टर लॉकडाउन आई विल गो वाटर किंगडम. सो वाटर किंगडम जाना क्या है? मेरी डिज़ायर है, मुझे वाटर किंगडम जाना है. वाटर किंगडम जा तो मैं सकती हूँ, लेकिन वाटर किंगडम जाना मेरी डिज़ायर. डिमांड कब बनेगी? जब वाटर किंगडम जाने का सारा कॉस्ट, सारा खर्चा मैं बेयर करने के लिए रेडी. फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 और 2000 जितना भी कॉस्ट इनकर होगा, जब उस कॉस्ट को पे करने के लिए आई एम रेडी, तभी मेरा डिज़ायर क्या होगा? डिमांड होगा. सो जब तक पेइंग कैपेसिटी नहीं है, इट्स नॉट योर डिमांड, इट्स जस्ट योर डिज़ायर. किसी भी डिज़ायर को डिमांड में कन्वर्ट करना है तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उस गुड या उस सर्विस के लिए पे करने के लिए रेडी हो, विलिंग हो, यानी कि आप पे करने के लिए रेडी हो. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इस लॉ ऑफ डिमांड में स्टार्टिंग में ही आपको दिखता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हाट इज दिस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल? सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हम स्टेटमेंट में ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ पीपल. और हम सबको पता है बिहेवियर कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट. और यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में हम अज्यूम करते हैं डेट कुछ भी चेंज नहीं होगा. कुछ भी चेंज नहीं होगा मतलब क्या? कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा, मार्केट कंडीशंस एक्सेट्रा. कोई भी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है वो फैक्टर चेंज नहीं होगा. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर प्राइस फॉल हुआ, फॉल हुआ मतलब क्या? अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में डाउनफॉल आता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, कंज्यूमर क्या करता है? उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है. कम पैसों में ज़्यादा चीज़ मिल रही है ना, तो क्या होगा? अगर प्राइस फॉल हुआ तो क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज. लेकिन अगर इसका उल्टा यानी कि वाइसा वर्सा हुआ तो क्या? अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज़. प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा.
मतलब यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन है किसके बीच में? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, कंज्यूमर यानी कि आप और मैं, हम ज़्यादा क्वांटिटीज़ कब डिमांड करते हैं? जब प्राइस कम हो। अगर प्राइस कम है तो मार्केट में डिमांड अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। आगे देखो, आगे लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड आपको फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है दो फैक्टर्स के बीच में। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब क्या? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज और इफेक्ट रिलेशन क्या होता है? किसी एक फैक्टर में चेंज आया तो आपके दूसरे फैक्टर में भी अपने आप चेंज आ जाता है। जैसे अगर प्राइस को चेंज किया, प्राइस आपका क्या है? कॉज। अगर प्राइस को आपने चेंज किया तो आपके डिमांड में भी इफेक्ट आ जाएगा, डिमांड भी क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड आपको फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है दो चीज़ों के बीच में। कौन सी दो चीज़ें? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जितने भी फैक्टर्स जो इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, जो भी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, या तो उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, उन सारे फैक्टर्स में से प्राइस जो है, आपको देखो लास्ट लाइन दिखेगा जो रेड हाईलाइटेड है, जो लास्ट लाइन है वो क्या बोल रहा है कि जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, उन सब फैक्टर्स में से सबसे क्रिटिकल, सबसे क्रूशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? प्राइस। इसलिए सिम्बॉलिकली हम इसे कैसे रीड करते हैं? dx इज इक्वल्स टू एफ पी एक्स, जिसका मतलब है dx मतलब क्या? डिमांड ऑफ x, f मतलब क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप, px क्या? प्राइस ऑफ x। अगर प्राइस ऑफ x चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट डिमांड पर क्या होगा? डिमांड भी चेंज हो जाएगी। देखो, इसे सिंपल तरीके से समझना है तो क्या? अदर थिंग्स बीन इक्वल मतलब क्या? अदर थिंग्स बीन इक्वल का मतलब है परचेजिंग हैबिट ऑफ पीपल रिमेन सेम, परचेजिंग हैबिट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट मुझे ये बताओ, अगर प्राइस फॉल होता है तो हमने क्या देखा? प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड विल इंक्रीज। अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसका रिवर्स रिएक्शन हुआ, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड विल फॉल। देखो, प्राइस अगर कम है तो डिमांड ज़्यादा, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम। इट मीन्स दैट देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन। हमने अभी देखा ना, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है स्टूडेंट्स? इन्वर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। एक फैक्टर अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा फैक्टर अपने आप नीचे आ जाएगा। So it means that there is an inverse relation between price of a product and its quantity demanded. More quantities कब परचेज होंगी? कंज्यूमर यानी कि आप और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ कब डिमांड करेंगे? जब प्राइस कम से कम होगा। सो क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड? मोर क्वांटिटीज़ विल बी डिमांडेड एट लो प्राइस। और ये तो हमने अभी देखा ही कि लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है बिटवीन टू फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर्स? प्राइस एंड डिमांड। फंक्शनल रिलेशनशिप कौन से दो फैक्टर्स के बीच में? दो फैक्टर्स, दैट इज प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट इस लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए स्केड्यूल और डायग्राम की हेल्प कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल में देखो, यू ऑल कैन सी डेट जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, फ्रॉम 70 to 60। जब प्राइस डिक्रीज हुआ, यहाँ देखो, यहाँ दिखेगा, जब प्राइस डिक्रीज हुआ फ्रॉम 70 to 60, डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। डिमांड में क्या आ रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीज हो गया। कितने से? 200 से 400 पर आ गया। एंड एज द प्राइस गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, जैसे देखो 50 पर आया, 40 पर आया, 30, 20, 10, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या होने लगी? इंक्रीज होने लगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड, आप क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर कंज्यूम करोगे? जब आपका प्राइस सबसे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एट ₹10, देखो मार्केट में डिमांड सबसे ज़्यादा है। मार्केट में डिमांड उस वक्त कितने यूनिट्स की है? 1400 की। राइट साइड स्क्रीन पर देखो, आपको डायग्राम भी दिख रहा है। अब डायग्राम में देखो, अगर डायग्राम में आपको दिख रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए पर आपका प्राइस कितना था? 60।
जैसे ही आपका 60 से 40 हुआ, प्राइस जब आपका डिक्रीज़ हुआ, डेट इज 60 से 40, देखो आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई फ्रॉम 400 टू 800। मतलब अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल रहे बोलो, दस इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट विद द फॉल इन प्राइस डिमांड इज इंक्रीजिंग। फॉल जितना होगा, प्राइस जितना कम होता जाएगा, आपकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। एग्जाम्पल, अगर मैं प्राइस को 40 से 20 कर दूँ तो देखो क्वांटिटी डिमांड और इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांड कितनी दिख रही है, 1200। तो प्राइस जितना कम, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही ज़्यादा। डायग्राम में आप देख सकते हो, जब प्राइस फॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस, हमने जो लॉ ऑफ डिमांड अभी पढ़ा, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, चेंज नहीं होंगे। सो assumptions देख लेते हैं, व्हाट आर द assumptions। सो फर्स्ट assumption इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज और शॉर्टेजेस। फ्यूचर में प्राइस राइज नहीं होगा, फ्यूचर में प्राइस चेंज नहीं होगा, और ना ही गुड्स की शॉर्टेजेस होगी, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। अब प्राइस को, जैसे एग्जाम्पल मैं ऐसा कह रही हूँ, फ्यूचर में प्राइस राइज नहीं होगा। अगर प्राइस राइज नहीं होगा तो ही हमारा डिमांड का जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं विद टर्म्स टू प्राइस, वो कांस्टेंट रह पाएगा। एग्जाम्पल, मान लो आई बीइंग द कंज्यूमर, मुझे पता चलता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए, अभी प्रोडक्ट ए मार्केट में सेल हो रहा है ₹8.10। मेरे लिए 10 रुपीज़ भी ज़्यादा है, मेरी पॉकेट मनी ही इतनी कम है कि 10 रुपीज़ स्पेंड करना भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। बट मुझे पता चला कि मार्केट में फ्यूचर में यही 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने क्या सोचा, फ्यूचर में मुझे और एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, इससे अच्छा फ्यूचर में और एक्स्ट्रा 10 पे ना करने की जगह मैं आज ही परचेज़ कर लूँ। सो अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज हुआ, अगर कंज्यूमर को ऐसा लगा कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी आज की डिमांड चेंज हो जाएगी। आज की डिमांड भले ही 10 रुपीज़ ज़्यादा है, बट स्टिल कस्टमर विल परचेज बिकॉज फ्यूचर में उसे और पैसे नहीं देने। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि फ्यूचर के प्राइस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेक्टेशंस, कोई भी अजम्पशंस हम नहीं लगाएंगे। हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि फ्यूचर में भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब क्या, आपने स्टडी किया होगा सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है, ये नहीं तो वो चलेगा, जैसे टी एंड कॉफ़ी। मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो मेरी एक शॉप है मार्केट में एंड आई सेल कॉफ़ी। मार्केट में मेरा एक कॉम्पिटिटर भी है जो चाहता है कि मैं अपनी शॉप बंद कर दूँ और गाँव चली जाऊँ, बट मुझे तो ये नहीं करना। सो मेरी जो शॉप है कॉफ़ी की, उसने मुझे यहाँ से गाँव भगाने के लिए देखो क्या किया, मेरी शॉप थी कॉफ़ी की, उसकी शॉप थी टी की। उसे पता है कि मार्केट में टी की डिमांड फ़िलहाल अभी ज़्यादा नहीं है, डिमांड को इंक्रीज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो उसने क्या किया, टी के प्राइस को रिड्यूस कर दिया। टी के प्राइस को रिड्यूस किया तो क्या हुआ, हमने अभी देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस अगर डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही टी का प्राइस डिक्रीज़ हुआ, कस्टमर की डिमांड क्या हो गई, टी के लिए इंक्रीज़ हो गई, और कॉफ़ी के लिए क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कॉफ़ी के लिए डिक्रीज़ हो गई, कॉफ़ी के प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया, स्टिल डिमांड डिक्रीज़ हो गई। सो वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये इकोनॉमिक कंडीशन अराइज ना हो, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल भी चेंज ना हो, इसलिए हम क्या अजम्पशन लगाते हैं कि जितने भी रिलेटेड गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स या तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन गुड्स के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। नो चेंज इन द रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब क्या, मार्केट सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मार्केट में जितने भी गुड्स अभी अवेलेबल हैं उतने ही गुड्स फ्यूचर में भी सप्लाई होते रहेंगे। नेक्स्ट इज नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब अर्निंग, आपकी अर्निंग कांस्टेंट रहेंगी। देखो कोई भी ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू इनकम ही खर्चा करता है। अगर इनकम चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल अगर इनकम
कम हो गई, फ्यूचर में मेरी इनकम कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। भले ही प्राइस में कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, देखो डिमांड कब कम होनी चाहिए, जब आपका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमने पढ़ा अभी लास्ट स्लाइड में। बट अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि हमारी इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकम चेंज हुई तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी। हम जब भी कोई प्रोडक्ट, हम जब भी कुछ कमोडिटी मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं, हम क्या करते हैं, पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग ही परचेज़ करते हैं। हमें पता है पॉकेट मनी से ज़्यादा हम परचेज़ नहीं कर सकते। किसी दिन किसी महीने पापा को गुस्सा आ गया और पापा ने पॉकेट मनी नहीं दी, तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। सो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि पॉकेट मनी यानी कि इनकम यानी कि हमारी अर्निंग्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल टैक्सेशन का लेते हैं। अगर टैक्सेशन में चेंज आया तो कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो जाएगी, और डिस्पोजेबल इनकम चेंज हुई तो डिमांड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया। टैक्स रेट को इंक्रीज़ किया मतलब कंज्यूमर को अब ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। ज़्यादा टैक्स पे करने की वजह से कंज्यूमर की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम इज़ वो इनकम जो आपके हाथ में अवेलेबल है फॉर मेकिंग ऑल द एक्सपेंसेस। टैक्स पे करने के बाद जो इनकम आपके पास अवेलेबल रहती है, जिससे आप खर्चा करते हो, उस इनकम को कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। सो अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन रेट इंक्रीज़ किया तो मुझे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा मतलब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई तो क्या होगा, मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। भले ही प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ मार्केट में, लेकिन इनकम कम होने की वजह से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मेरी डिमांड अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ नो चेंज इन साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज़ भी कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो अगर साइज़ ऑफ पॉपुलेशन चेंज हुआ तो डिमांड बदल जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है देन डिमांड भी इंक्रीज़ होगा, इवन इफ़ प्राइस इज़ राइजिंग। देखो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस भी राइज हो रहा है, पर डिमांड तो स्टिल इंक्रीज़ होगी बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कंज्यूमर्स है मार्केट में। अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड तो गलत हो गया ना स्टूडेंट्स। इसलिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज नो चेंज इन द फैशन। फैशन मतलब ट्रेंड या फिर प्रेफरेंस। नो चेंज इन प्रेफरेंस या तो फिर फैशन। अगर फैशन में चेंज हुआ तो इवन इफ प्राइस इज फॉलिंग डिमांड इंक्रीज नहीं होगा। एग्जाम्पल देते हैं इसका। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसा कहूँ, मार्केट में हमेशा न्यू जीन्स की फ़ैशन आती रहती है। अगर न्यू जीन्स की फ़ैशन आई तो क्या हो जाएगा, पुरानी जीन्स की फ़ैशन चली जाएगी। भले ही पुरानी जीन्स आपको कम प्राइस में मिल रही है एंड न्यू फैशन की जीन्स आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रही है, आप क्या करते हो, पुरानी जीन्स परचेज़ नहीं करते। क्यों? आपको लगता है अरे यार ये तो पुरानी हो चुकी है, मार्केट में अगर ऐसे पहनकर मैं घूमूंगा तो क्या होगा, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या ओल्ड फैशन के कपड़े यूज़ कर रहा है, क्या भीड़े के ज़माने के कपड़े यूज़ कर रहा है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि फ़ैशन में यानी कि ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। सो वेल्थ मतलब क्या, वो पैसा जो कंज्यूमर के पास अवेलेबल है खर्चा करने के लिए। सो नो चेंज इन इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, बिकॉज अगर मनी कम हुआ खर्चा करने के लिए, जो पैसा कंज्यूमर के पास है, जो उसका वेल्थ है, अगर वो कम हो गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भले ही प्राइस फॉल या प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन डिमांड चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकम चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होगी। प्रेफरेंस मतलब क्या, प्रेफरेंस इज इंडिविजुअल पर्सन का सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आपको क्या पसंद है, आप क्या प्रेफर करते हो, आप वो प्रेफर करते हो, आप वो कमोडिटी परचेज करते हो जो आपको पसंद होती है, जो आपको अच्छी लगती है, प्लस जिस कमोडिटी का प्राइस आप इजीली पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे वॉच परचेज करनी है, मार्केट में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है चॉपर्ड, दूसरा है रोलेक्स। अब तक मेरा प्रेफरेंस ना रोलेक्स का था। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम थोड़ी कम थी और कंपेयर टू चॉपर्ड रोलेक्स का जो प्राइस था वो प्राइस भी कम था। ऑल ऑफ सडन तुमको पता है एक दिन क्या होता है, मेरी लॉटरी लग जाती है
और जैसे ही मेरी लॉटरी लगती है मेरा प्रेफरेंस क्या हो जाता है, रोलेक्स से चॉपर्ड की तरफ चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, चॉपर्ड का प्राइस ज़्यादा है, स्टिल आई एम डिमांडिंग चॉपर्ड। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा, बिकॉज अगर प्रेफरेंस चेंज हुआ तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर अदर प्रोडक्ट्स को परचेज करना शुरू कर देता है, इवन इफ द प्रीवियस प्रोडक्ट कौन सा था हमारे एग्जाम्पल में, रोलेक्स, इवन इफ द प्राइस ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट इज लेस। हमारे प्रीवियस प्रोडक्ट जो रोलेक्स था हमारे एग्जाम्पल में, उसका प्राइस कम था, स्टिल मेरा प्रेफरेंस चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मेरी लॉटरी लग गई। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, आपकी लॉटरी लगे या आपको गिफ्ट मिले, कुछ भी हो, आपको कहीं से भी ऑल ऑफ सडन अगर पैसे मिलते हैं, स्टिल आपका जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस आपका चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस आपका सेम रहना चाहिए, तो ही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर पाएगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वेदर कंडीशंस में चेंज आना मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मुंबई का लेते हैं, चलो मुंबई में कॉटन क्लोथ्स ज़्यादा सेल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर मान लो मुंबई में जो एनवायरनमेंट है, मुंबई में जो वेदर है, वो ऑल ऑफ सडन जम्मू कश्मीर जैसा हो जाए, तो जम्मू कश्मीर जैसा वेदर हो जाने की वजह से कॉटन क्लोथ्स की यहाँ पे जो डिमांड है वो अपने आप क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, इवन इफ प्राइस इज़ नॉट राइजिंग। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि वेदर कंडीशंस में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हमने स्टडी किए, ये सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहे तो ही लॉ ऑफ डिमांड इजीली ऑपरेट कर सकता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कुछ ऐसे भी केसेस हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग आर दी थिंग्स, पहले से स्टार्ट करते। फर्स्ट इज गिफन गुड्स। गिफन क्या है, गिफन इज द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट। स्क्रीन पर देखो, सर रॉबर्ट गिफन स्टेटेड दैट जब किसी इन्फीरियर गुड, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड का प्राइस, ब्रेड का प्राइस क्या होता है, अगर ब्रेड का प्राइस फॉल होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है, बिकॉज इनकम कम नहीं हुई है स्टूडेंट्स, इनकम आपकी अभी भी सेम है, जस्ट क्या हो रहा है, किसी चीज़ का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस हुआ तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी जो है ना वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है, लोगों का प्रेफरेंस फिर क्या हो जाता है, सुपीरियर गुड्स की तरफ अपने आप चला जाता है। जैसे सर रॉबर्ट एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन, उन्होंने गिफन गुड्स को कैसे एक्सप्लेन किया था, इंग्लैंड में हुई एक इंसिडेंट से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या देखा इंग्लैंड में, उन्होंने इस डिमांड को एक्सप्लेन कैसे किया था, ब्रेड की डिमांड कम हो गई थी और मीट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी। ये कब हुआ था, जब ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो लोगों ने क्या किया, मीट परचेज़ करना शुरू कर दिया। इन शॉर्ट गिफन गुड्स में क्या होता है, अगर इन्फीरियर गुड्स का प्राइस फॉल हुआ तो आप उसे परचेज़ करना बंद कर देते हो, आप सुपीरियर गुड्स को परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हो। सो गिफन गुड्स में प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्राइस फॉल हुआ स्टूडेंट्स, अगर ब्रेड का प्राइस फॉल हुआ तो ब्रेड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर यानी कि आप और मैं क्या करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर हम सुपीरियर गुड्स को परचेज करना शुरू कर देते हैं, जैसे सर रॉबर्ट गिफन ने एक्सप्लेन किया था इंग्लैंड की एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब ब्रेड का प्राइस फॉल हुआ तो वहाँ के लोगों ने ब्रेड को परचेज़ करना बंद कर दिया और मीट परचेज़ करना शुरू कर दिया, बिकॉज इन्फीरियर गुड्स की प्राइस अगर फॉल होती है तो डिमांड भी अपने आप फॉल होने लगता है। देखो डायग्राम दिखेगा, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, जब प्राइस आपका फॉल हुआ, जब प्राइस आपका फॉल हुआ फ्रॉम P to P1, डिमांड भी देखो क्या हो गई, फॉल हो गई फ्रॉम Q1 to Q2। यहाँ पर क्या है, आपका डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील। आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील क्या, प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि डायमंड, प्रीशियस स्टोन जैसे कि डायमंड, रिच पीपल परचेज डायमंड ओनली व्हेन प्राइस इज़ हाई। अगर प्राइस फॉल हुआ ना स्टूडेंट्स तो रिच पीपल का डायमंड परचेज़ करने का जो प्रेस्टीज होता है, बेसिकली रिच पीपल को लगता है कि डायमंड जितना महंगा उतना ज़्यादा उनका प्रेस्टीज इंक्रीज़ होगा। तो अगर डायमंड का प्राइस फॉल हुआ तो उनके लिए डायमंड का प्रेस्टीज भी चला जाएगा एंड डिमांड भी फॉल हो जाएगी। सो देखो
ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके लाइफस्टाइल को एक प्रेस्टिजियस इफेक्ट देते हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप कब परचेज करते हो? जब प्राइस ज़्यादा होता है। तो प्राइस ज़्यादा तो डिमांड विल ऑल्सो भी ज़्यादा, और अगर प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड विल ऑल्सो फॉल। नेक्स्ट इज कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूशन। देखो यहाँ पे कंज्यूमर को लगता है डेट कोई हाई प्राइस प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी, therefore demand for such goods tends to increase with the rise in price। कंज्यूमर को क्या लगता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और अगर उसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो गया, अगर प्राइस कम हो गया, मतलब अब कंज्यूमर को लगता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी एक डाउनफॉल आया है। एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो एक्सपेंसिव होते हैं, आप इन्हें कब परचेज करते हो? जब इनका प्राइस ज़्यादा होता है। अगर इनका प्राइस फॉल हो गया, ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, अगर इनका प्राइस फॉल हो गया, आपको क्या लगता है? अब उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रही है, क्वालिटी भी बिगड़ गई है, और इसलिए क्या होता है? आपका डिमांड ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए अपने आप फॉल हो जाता है। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या? फ्यूचर प्रेडिक्ट करना टाइप्स। अगर कंज्यूमर को लगता है डेट फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाला है, तो परचेजिंग हैबिट भी चेंज हो जाएंगी प्रेजेंट में। परचेजिंग हैबिट कैसे चेंज होंगी? कंज्यूमर प्रेजेंट डेट पर इवन इफ प्राइस इज़ हाई, बिकॉज फ्यूचर में और प्राइस राइज होने वाला है, वो क्या करेगा? आज की डेट पर ही परचेज कर लेगा। एग्जाम्पल शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है? अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, अगर फ्यूचर में प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, तो कंज्यूमर आज की डेट पर भले ही प्राइस ज़्यादा हो, क्या करता है? डिमांड ज़्यादा करने लगता है। देखो स्क्रीन पर, इन फ्यूचर इफ़ प्राइस इज़ अबाउट टू राइज, डिमांड विल राइज इन प्रेजेंट। फ्यूचर में जो भी होगा, फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है तो हमारी डिमांड आज की डेट पर अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये स्टूडेंट्स, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फिनिश होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। लॉ ऑफ सप्लाई हम स्टडी करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हम स्टडी करते थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करता था कंज्यूमर बिहेवियर को, ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई स्टडी करता है किसके बिहेवियर को? सप्लायर के बिहेवियर को। लॉ ऑफ सप्लाई हम हमेशा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। सो सप्लाई क्या है? हम क्यों ये लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं? व्हाट इज सप्लाई? सो सप्लाई एक ऐसा फैक्टर है स्टूडेंट्स जो ये दिखाता है डेट मार्केट कितना ऑफर कर सकता है। मार्केट कितना ऑफर कर सकता है मतलब क्या? मार्केट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितनी कमोडिटी सेल करने के लिए रेडी है, कितने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए रेडी है। मार्केट में प्रोडक्ट कब ज़्यादा सेल होगा स्टूडेंट्स? जब प्रोड्यूसर को उस प्रोडक्ट का एप्रोप्रिएट प्राइस मिले। जब प्रोड्यूसर को उसी प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस मिलेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसी प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा। सप्लाई को हम ऐसे भी समझ सकते हैं डेट इट इज़ अ शेड्यूल। ये एक ऐसी चीज़ है जो ये बताता है डेट एट अ गिवन प्राइस, हर प्राइस लेवल पर प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल एट ₹10 प्रोड्यूसर 2 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है। एट ₹15 प्रोड्यूसर 3 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है। एट ₹20 प्रोड्यूसर 4 यूनिट सेल करने के लिए रेडी, एंड सो ऑन। मतलब मार्केट में प्राइस जितना ज़्यादा, प्रोड्यूसर यानी कि सप्लायर क्या करेगा? मार्केट में गुड्स के सप्लाई को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। इन शॉर्ट, सप्लाई ज़्यादा कब होगा? जब प्राइस ज़्यादा होगा। सप्लाई कम कब होगा? जब प्राइस कम होगा। अब सप्लाई और स्टॉक ये दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सप्लाई और स्टॉक सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है। सप्लाई और स्टॉक दोनों में डिफरेंस है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दिल्ली में मेरी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। टोटल प्रोडक्शन उस इंडस्ट्री में हुआ है 150 यूनिट्स का। 150 यूनिट्स मैंने वहाँ पर प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चर किए। अब 150 में से मैंने 50 यूनिट्स मार्केट में ऑफ़र कर दी फॉर सेलिंग। मैंने मार्केट में क्या किया? 50 यूनिट्स सेल करने के लिए सप्लाई कर दिया। सो 150 यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स? 150 यूनिट्स एज अ टोटल स्टॉक जो दिल्ली में अवेलेबल है।
बट मार्केट में कितना अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ 50 यूनिट्स। तो सप्लाई कितना होगा 50 यूनिट्स का, लेकिन स्टॉक कितना है, स्टॉक आपका टोटल प्रोडक्शन होता है। टोटल दिल्ली में कितने गुड्स अवेलेबल है 150, लेकिन दिल्ली के मार्केट से ही कंज्यूमर परचेज करेगा, तो मार्केट में जो अवेलेबल है उसे ही कहा जाता है सप्लाई। सो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट प्रोड्यूसर ज़्यादा क्वांटिटीज़ कब सेल करेगा, तब सेल करेगा जब उसे दिखेगा दैट प्राइस इज राइजिंग। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो सप्लायर क्या करेगा, क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स जो वो सप्लाई करता है, जो वो सेल करता है, उसे इंक्रीज़ कर देगा। सो प्राइस एंड सप्लाई के बीच जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो सप्लाई भी क्या होगा स्टूडेंट, सप्लाई भी डिक्रीज़ होगा। जितने भी फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे। सप्लाई को सिर्फ और सिर्फ एज पर लॉ ऑफ सप्लाई क्या चेंज कर पाएगा, प्राइस। सो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में एक ही डिफरेंस है। हमने लॉ ऑफ डिमांड भी स्टडी कर लिया, लॉ ऑफ सप्लाई भी स्टडी कर लिया, दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है। देखो, दोनों ही फैक्टर्स दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, दोनों को प्राइस अफेक्ट करता है, लेकिन एक को प्राइस, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, देखो लॉ ऑफ सप्लाई में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन था, इन्वर्स रिलेशन था। लॉ ऑफ सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक फैक्टर अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज होगा, एक फैक्टर अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा फैक्टर भी डिक्रीज होगा। मोर क्वांटिटीज़ विल बी सप्लाइड एट हाई प्राइस, जितना ज़्यादा प्राइस होगा मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई भी उतनी ज़्यादा होंगी। सप्लायर ज़्यादा सेल कब करेगा, जब उसे दिख रहा है दैट मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटीज़ सेल हो सकती है। सो लॉ ऑफ सप्लाई फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में। प्राइस क्या है, कॉज, प्राइस में चेंज आया तो सप्लाई में कैसा चेंज आएगा, इज योर फंक्शनल रिलेशनशिप। प्राइस में अगर चेंज आया तो सप्लाई भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई भी डिक्रीज। दस सिट्रस पैरिबस, सप्लायर ज़्यादा सेल कब करेगा, जब मार्केट से उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट मतलब क्या, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें जो सप्लाई को अफेक्ट करती है, जैसे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, कंपटीशन कांस्टेंट रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो सप्लाई इंक्रीज़ होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज़ हुआ, प्राइस अगर नीचे गिरने लगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो स्क्रीन पे सप्लाई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, और प्राइस में अगर फॉल आया तो सप्लाई भी क्या होगा, फॉल होगा। अजम्पशंस देखते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई में भी अजम्पशंस है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस देखे, ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ अजम्पशंस है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, क्या है, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा, ऐसा हम इसलिए कहते हैं, ऐसा हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई स्टूडेंट्स तो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड उतने ज़्यादा, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। इवन इफ़ प्राइस इज़ नॉट राइजिंग, इवन इफ़ प्राइस इज़ नॉट राइजिंग, मैंने ऐसा क्यों कहा, हमने क्या देखा, सप्लाई इंक्रीज़ कब होगा, जब प्राइस इंक्रीज़ होगा। प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ तो सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होगा। बट अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन किया है तो थोड़ी ना वो सारा का सारा प्रोडक्शन घर लेकर जाएगा, थोड़ी ना किसी को गिफ्ट कर देगा, उसे वो मार्केट में ही लेकर आएगा। सो व्हाट दे आर सेइंग इज टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखो,
टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड भी कांस्टेंट रहेंगे. नेक्स्ट इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट. नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट ऐसा इसलिए अज्यूम किया है बिकॉज अगर फर्म्स इंक्रीज हुए स्टूडेंट्स मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा हो जाएंगी. इन शॉर्ट मार्केट में कम प्राइस पर ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने लगेंगे बिकॉज एवरीवन, हर प्रोड्यूसर, हर सप्लायर, हर सेलर क्या करने की कोशिश करेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेगा. अब सेल तो हम तब करेंगे जब प्राइस ज़्यादा है, बट कंपटीशन ज़्यादा हो जाने की वजह से, मार्केट में शॉप्स ज़्यादा हो जाने की वजह से कस्टमर को मार्केट में ज़्यादा सप्लाई अपने आप मिलने लगता है कम से कम प्राइस पर. इसलिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि कंपटीशन दैट इज़ फर्म, दैट इज़ सेलर, मार्केट में इंक्रीज नहीं होंगे. नेक्स्ट इज नो चेंज इन टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट्स. टैक्सेशन सिस्टम में भी चेंज नहीं आएगा. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर भी अपने प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा सो डैट जो गवर्नमेंट ने टैक्स का बर्डन उसके ऊपर डाला है उस टैक्स बर्डन को वो हमारे ऊपर पुश कर सके. सो सप्लायर यहाँ क्या करेगा, मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा. इवन इफ सप्लाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग, क्वांटिटी सप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, सिर्फ प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टैक्स जो गवर्नमेंट ने सप्लायर के ऊपर इम्पोज किया है वो उस टैक्स के रेट को हमारे ऊपर पुश कर देता है. प्राइस इंक्रीज़ करने से क्या होता है, उसका टैक्स अमाउंट रिकवर हो जाता है. नेक्स्ट इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आपके इनपुट्स, आपके रॉ मटेरियल्स के प्राइस में भी चेंज नहीं आएगा. अगर ऐसा हुआ स्टूडेंट्स तो देखो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस विल ऑल्सो चेंज, बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो रिमेन कांस्टेंट. मतलब क्या, सप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगी. अब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई का जो भी हमने स्टडी किया, जो भी हमने एनालिसिस किया लॉ ऑफ सप्लाई में, वो सब गलत हो गया. इसलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर्स यानी कि रॉ मटेरियल्स के प्राइस में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा सो डैट आपके फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज ना आए. Next is no change in goals of the firm. It is assumed that goal of supplier is to sell more quantities at a high price. सप्लायर का गोल क्या होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करे. कब सप्लाई करे, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सके. अब आपके माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सप्लायर का गोल क्यों चेंज होगा, हम ऐसा अजम्पशन क्यों लगा रहे हैं कि सप्लायर का गोल चेंज नहीं होना चाहिए. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. रिलायंस जियो तो हम सबको याद ही है, हम सब ने यूज़ किया है, बहुत से लोग अभी भी यूज़ करते हैं. रिलायंस जियो ने क्या किया था, एक निंजा टेक्निक यूज़ की थी. ये निंजा टेक्निक क्या थी, रिलायंस जियो ने मार्केट कैप्चर करने के लिए लो प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की थी. याद है, स्टार्टिंग में तो फ्री में भी प्रोवाइड किया था और उसके बाद जो प्राइस रिलायंस जियो ने चार्ज किया था कंपेयर टू एयरटेल, वोडाफोन और XYZ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज विच आर बीन प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट ऑपरेटर्स, उन सब के कंपेयर में रिलायंस जियो का प्राइस क्या था, कम था. उसने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, मार्केट को कैप्चर करने के लिए. सो अगर ऐसा हर कोई करने लगे तो लॉ ऑफ सप्लाई तो गलत हो जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट में है ये. सो इसलिए हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट गोल ऑफ सप्लायर विल ओनली बी टू सप्लाई मोर क्वान्टिटीज़ एट हाई प्राइसेस. जो जियो ने किया दैट इज़ कम प्राइस पर ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना, ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि वो कोई भी और नहीं करेगा. कोई भी मार्केट कैप्चर करने के बारे में नहीं सोचेगा. एवरीवन विल फोकस ऑन सेलिंग मोर एट हाई प्राइसेस. नेक्स्ट इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो मार्केट में मेरी एक शॉप है एंड आई सेल कॉफ़ी. मेरा एक कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो टी सेल करता है. उसने क्या किया ना स्टूडेंट्स, उसने टी के प्राइस को रिड्यूस कर दिया. अब मुझे एक बात बताओ, अगर टी का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा तो कंज्यूमर के ऊपर इसका अफेक्ट क्या होगा. कंज्यूमर क्या करने लगेगा, जैसे ही टी का प्राइस फॉल हुआ वो टी की डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, कॉफ़ी के ऊपर होगा. कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. अब मैंने कॉफ़ी के प्राइस को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो अपने आप चेंज हो गई, यानी कि सप्लाई में अपने आप चेंज आ जाएगा.
सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई सेज कि अदर गुड्स के प्राइस में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अगर चेंज आया तो मार्केट कंडीशंस में चेंज आ जाएगा। जैसे टी के प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या हुआ था? कॉफ़ी की डिमांड, कॉफ़ी में क्या हो गया था? लोगों ने अपने आप कॉफ़ी को परचेज़ करना बंद कर दिया, जिस वजह से मार्केट में सप्लाई तो है लेकिन कॉफ़ी का प्राइस रिकवर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं रिकवर हो पाएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि कंज्यूमर क्या परचेज़ कर रहा है? कंज्यूमर परचेज़ कर रहा है टी। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस आपका वो पॉइंट है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो? डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई मतलब क्या? इसी पॉइंट पर, ये देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर आपका डिमांड कर्व इज इंटरसेक्टिंग विद द सप्लाई कर्व, मतलब इसी पॉइंट पर, इसी प्राइस पे, मान लो यहाँ पर प्राइस होगा ₹10, इसी प्राइस पर क्या होगा? सप्लायर मार्केट में सप्लाई भी करेगा और इसी प्राइस पर क्या होगा? कंज्यूमर मार्केट में डिमांड भी करेगा। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर योर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स योर सप्लाई कर्व। दिस पॉइंट इज नोन एज योर प्राइस पॉइंट। अब एक चीज़ समझो, इक्विलिब्रियम पॉइंट कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होता। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक डिमांड या सप्लाई के किसी एक डिटर्मिनेंट फैक्टर में चेंज ना आए। ये चेंज आता है प्राइस में। जैसे समझो, अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है, अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है, प्राइस अगर कम होता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। इन्वर्स रिलेशन हमने प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किया था। अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है। डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट्स? इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस तो फॉल हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन सप्लाई कम हो गई। मतलब कंज्यूमर डिमांड तो कर रहा है मार्केट में, लेकिन सप्लायर सेल नहीं कर रहा। क्यों नहीं सेल कर रहा? बिकॉज प्राइस फॉल हो गया। तो यहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई? यहाँ पर शॉर्टेज हो गई स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। दूसरी कंडीशन में आपको क्या दिखेगा? इसके ही अपोजिट में क्या हो सकता है? अगर प्राइस हाँ, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? डिमांड विल फॉल, इन्वर्स रिलेशन। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। कौन सा रिलेशन स्टूडेंट्स? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन था यहाँ पर। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर सरप्लस आ जाएगा। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा था? शॉर्टेज हो रही थी, यहाँ पर क्या हो गया? सरप्लस आ गया। तो सरप्लस मतलब क्या? मार्केट में प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लायर ने सप्लाई भी इंक्रीज कर दिया, लेकिन कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा। क्यों नहीं डिमांड कर रहा? बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो गया। सो अगेन मार्केट में एक्सेसिव कमोडिटीज़ अवेलेबल है जो कि कोई भी परचेज करने के लिए रेडी नहीं है। सो क्या हो जाएगा? मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सब वेस्ट हो जाएंगे। सो ये वेस्ट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड करते हैं सो डैट मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक अप्रोप्रिएट प्राइस पर सेल होती रहे, सो दैट मार्केट में ना तो शॉर्टेज हो और ना ही सरप्लस हो। बिकॉज अगर एक भी इकोनॉमिक सिचुएशन अराइज होती है तो उससे लॉस किसका है? हमारी ही इकोनॉमी का लॉस है। इसे शेड्यूल की हेल्प से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रहा है, जिस टेबल के बॉटम से स्टार्ट करते हैं। बॉटम पर क्या दिख रहा है? ₹10 पर क्वांटिटी डिमांड कितनी है स्टूडेंट्स? क्वांटिटी डिमांड है 55 की, पर सप्लाई कितना है स्टूडेंट्स? सिर्फ 5 यूनिट्स का। क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है, सप्लाई कम यूनिट्स का है, तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। हमने देखा ना, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, और प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। तो क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? देखो, शॉर्टेज हो रहा है। कितनी यूनिट्स का शॉर्टेज है? 50 यूनिट्स का। सेम आपको दिखेगा एट प्राइस ₹20 पर क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड इज 50, बट सप्लायर कितना कर रहा है? सिर्फ 9 यूनिट्स का। तो शॉर्टेज कितनी यूनिट्स की है स्टूडेंट्स? 49 यूनिट्स की। स्टोरी गोज ऑन द सेम वे। 30 पर भी वही हो रहा है, 40 पर भी, 50 पर भी। लेकिन देखो 60 पर आकर चेंज हो रहा है। 60 पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एट ₹60 क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है?
25 की, सप्लाई भी कितना हो रहा है मार्केट में 25 का, ना तो यहाँ पर सरप्लस है ना यहाँ पर शॉर्टेज है। 60 के ऊपर देखोगे डेट इज़ एट प्राइस ₹70, 80, 90 एंड 100, तो आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है कंपेयर टू दी सप्लाई। वो क्या है, कम है कंपेयर टू दी सप्लाई। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हुआ। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होता है डिमांड क्या होने लगती है स्टूडेंट्स, फॉल होने लगती है। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होता है क्वांटिटी सप्लाई क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ होने लगता है। क्यों, क्योंकि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सो 60 के ऊपर वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, तो आपके पास क्या हो रहा है, मार्केट में सरप्लस आ रहा है। वेयर एज 60 से नीचे की यूनिट्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो क्या हो रहा है, आपके पास शॉर्टेजेस आ रही है। ये इकोनॉमिक सिचुएशंस अराइज ना हो, इसलिए सप्लायर और कंज्यूमर और मार्केट इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट देखते हैं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं, जिससे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही हम सेल करें, सो डैट मार्केट में ना तो शॉर्टेज हो और ना ही सरप्लस हो। हमारे लिए इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ ₹60, बिकॉज 60 के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो 60 के ऊपर क्या हो रहा है, आपकी क्वांटिटी डिमांड इज़ लेस, और 60 के नीचे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपकी क्वांटिटी डिमांड इज़ मोर। एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन मुझे आप लोग से करवाना है आपके स्टडी मटेरियल में। आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 6 पर आ जाओ। पेज नंबर 6 पर आपको ये सेम टेबल दिखेगा, सेम एक्सप्लेनेशन है, जितना भी एक्सप्लेनेशन आपने देखा वो आपको सेम दिखेगा पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 में इसी टेबल के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी मिस्टेक्स हैं। आई वॉन्ट यू ऑल कि स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, एज पर द स्क्रीन आप अपने नोट्स में करेक्शंस कर लीजिए, सो डैट स्टडी करने वक्त आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अब तक हमने जो किया है दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, इस चैप्टर के बेसिक्स थे। चैप्टर का स्टार्ट था। आगे के चैप्टर में, आगे के पार्ट्स में हम इलास्टिसिटी स्टडी करेंगे एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टडी करेंगे। चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी कर रहे हैं। सो आज फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर। ये आई होप करेक्शंस भी आप लोग ने अपने नोट्स में कर लिए होंगे, बिकॉज MCQs आने के चांसेस हैं यहाँ से भी, और अगर आपके पास करेक्टेड पॉइंट्स नहीं होंगे सो मिस्टेक हो सकती है। सो इसे नोट डाउन कर लो। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज पार्ट। आज का पार्ट यहाँ पर ही फिनिश हो गया, आज का सेशन यहाँ पर ही फिनिश्ड है। नेक्स्ट पार्ट में हम इलास्टिसिटी को कवर करेंगे। डन विद टुडेज सेशन।